Students, hi. So today I am going to be discuss a chapter with you that is residential status and tax liability from the subject income tax law assessment year 2020 to 2021. तो गाइज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमने करना क्या है। तो जो चैप्टर में नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस, इसका मतलब बता रही हूँ मैं आपको क्या होता है। देखो, एक होता है सिटीजनशिप, एक होता है रेजिडेंशियल। सिटीजनशिप में क्या आता है? सिटीजनशिप में आता है जैसे कि कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, उसका बर्थ कहाँ पे हुआ है, वो पैदा कहाँ पे हुआ है, तो वो जिस भी कंट्री में, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में उसका बर्थ हुआ है तो वो वहाँ का सिटीज़न कहलाएगा, राइट। पर जहाँ पे वो रह रहा होगा इंडिविजुअल, जहाँ पे वो रह रहा होगा, उसका जहाँ पे स्टे होगा जिस कंट्री में, वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कहलाएगा, राइट। तो इन दोनों चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिटीज़नशिप मतलब उसकी पैदाइश किस कंट्री में हुई है। ज़रूरी नहीं है कि भी जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है उसी कंट्री में वो रह रहा हो, है ना। तो सिटीज़नशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इंडिया में आप देखते हो जो इंडिया के लोग बाहर फॉरेन कंट्री में जाके रहते हैं, तो वो जो फॉरेन कंट्री में रह रहा होगा इंडिविजुअल, तो वो सिटीज़न इंडिया का कहलाएगा, पर रेजिडेंट जिस भी कंट्री में वो रह रहा है वहाँ का कहलाएगा, ठीक है। सिटीज़नशिप का मतलब बेसिक सा मतलब ये है कि उसका बर्थ कहाँ पे हुआ है, वहाँ का सिटीज़न कहलाएगा, और जहाँ पे वो रह रहा होगा वहाँ का रेजिडेंट। तो जहाँ इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स में, इस चैप्टर में क्या होता है कि जो टैक्स देते हैं ना हम गवर्नमेंट को, वो रेजिडेंट जहाँ का वो रेजिडेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेसिस पे टैक्स जाता है। सिटीजनशिप के बेसिस पर कभी भी टैक्स नहीं लिया जाता, हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस देख के टैक्स चार्ज किया जाता है। टैक्स इज़ नॉट चार्ज्ड ऑन basis of citizenship of India. A person may of foreign origin, but if he is generating income in India by using Indian resources, he must pay tax to Indian government. Right? Income tax is charged on the basis of residential status. रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। सिटीजनशिप से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, क्योंकि क्वेश्चंस में सिटीजनशिप लिखा होगा तो वहाँ पे आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना। इस सिटीजनशिप से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना होता है इंडिविजुअल का। हाँ, तो फिर इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमने टैक्स भी नहीं निकालना कि भाई गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। बस इसमें हमने ये बताना है इस चैप्टर में कि कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल जिसका भी नाम होगा क्वेश्चन में, वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। बस हमने ये बताना है कि जो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इंडिया का है या नहीं है। बस यही लिखना है उसमें नीचे कि भी रेजिडेंट है तो रीज़न लिख देंगे, आगे नहीं है तो नॉन रेजिडेंट लिख देंगे। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। सेक्शन 6 टेल्स अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट भी हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी कंडीशंस हैं कुछ। पहली कंडीशन क्या है, देखो, पहली कंडीशन है ही रेजिडाइज इंडिया फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920। तो पहले तो दो टर्म्स है, मैं आपको उनका मीनिंग बता देती हूँ। एक है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलेंगे? करंट ईयर को, ठीक है। मतलब कि
असेसमेंट ईयर का मतलब होता है करंट ईयर, जो साल हमारा चल रहा है। तो हमारा अकाउंट्स में आपको पता है जो ईयर होता है वो जनवरी से दिसंबर नहीं होता, वो अप्रैल टू मार्च होता है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है, यही चीज़ चलेगी इसमें पूरे चैप्टर में। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। देखो पता तो होता है हमें कि अप्रैल टू मार्च है, पर स्किप हो जाती है वो कहीं ना कहीं चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने डेट्स देखनी है। तो जो असेसमेंट ईयर है ना उसको करंट ईयर बोलते हैं, और करंट ईयर हमारा चल रहा है 2020 टू 2021। और ये ईयर हमारा बनेगा कैसे? 2020 में अप्रैल से स्टार्ट होगा और 2021 में मार्च में ख़त्म। तो ये ऐसे बनेगा हमारा असेसमेंट ईयर 2020 टू 2021। तो इसमें एक तो असेसमेंट ईयर हो गया, फिर एक आता है प्रीवियस ईयर। इसको हम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर भी बोल देते हैं। तो जब असेसमेंट ईयर 2020 टू 2021 है, मतलब कि करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? उससे पहले वाला ही होगा, 19-20। तो आपका प्रीवियस ईयर बनेगा 2019 टू 2020। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं इनकम टैक्स में जो कि यूज़ होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहली कंडीशन है आपकी, हाँ ये चीज़ याद रखना, प्रीवियस ईयर को रेलिवेंट प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। एक ही बात है, प्रीवियस ईयर हो चाहे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो, दोनों का मतलब एक ही है। पहली कंडीशन है ही रेजिडाइज इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920। कह रहा है जो पिछले साल मतलब कि 1920 का प्रीवियस ईयर वाले साल में जो उसका स्टे है किसी भी इंडिविजुअल का, जिसका भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका स्टे 182 डेज़ का होना चाहिए इंडिया में टोटल। ठीक है, एक साल का मिला के। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोली जा रही है? दूसरी कंडीशन में ये कहा जा रहा है रेजिडाइज फॉर 60 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1920 एंड 365 डेज और मोर इन फॉर प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी अच्छे से, पहले मैं सिर्फ मतलब समझा रही हूँ। अभी मैं नीचे एग्जांपल दे के आपको बताऊंगी भी कि कैसे देखना आपको ईयर्स। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है रेजिडाइज फॉर 60 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1920। जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर है 2019 टू 2020, इस साल में उसका जो स्टे है वो 60 डेज़ का होना चाहिए। एंड लग गया ना, मतलब साथ में ये चीज़ भी 365 डेज और मोर इन फॉर प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अभी इसका मतलब क्या है? देखो 2020 टू 2021 हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, मतलब कि करंट ईयर। फिर 2019 टू 2020 हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, मतलब कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये क्या बोली जा रही है बात? तो ये कहा जा रहा है कि 365 डेज और मोर, मिनिमम मतलब 365 दिन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम इतना होना चाहिए। 365 डेज और मोर इन फॉर प्रोसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। कह रहे हैं कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे जो पिछले 4 साल है उन 4 सालों में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में जो उसका स्टे है वो 365 डेज़ का होना चाहिए, मिला के प्लस करके 4 सालों का। ऐसे नहीं है कि भी अलग अलग
की बात बोली जा रही है, अलग अलग की बात नहीं बोली जा रही। जैसे कि 2015 टू 2016 में भी उसका 365 होना चाहिए, 2016 टू 2017 में भी 365 होना चाहिए। ये चीज़ नहीं बोली जा रही, मिला के 4 सालों का 365 डेज होना चाहिए, ये बात बोली जा रही है, राइट। अब ऊपर वाली जो पहली कंडीशन है कि भी उसका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए, और जो सेकंड कंडीशन बोली गई है, इन दोनों के बीच में और लगा है, और, ठीक है। और का मतलब है दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल होगी तो वो फिर रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में ये जो एंड लगा हुआ है ना, एंड का मतलब होता है दोनों। एंड जहाँ पे एंड लग गया ना, मतलब दोनों। जैसे आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, अगर 2 वर्ड के बीच में एंड लगा है मतलब कि दोनों अलग अलग वर्ड हैं। और अगर 2 वर्ड के बीच में और लगा है तो मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो इसमें भी 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। और ये जो सेकंड कंडीशन है, इसमें ये जो एंड लगा है, सेकंड कंडीशन में 2 चीज़ें लिखी है ना। एक तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ का स्टे होना चाहिए, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल हैं उसमें 365 डेज़ का स्टे होना चाहिए। ये दोनों लाइनें मिला के अपनी दूसरी कंडीशन बनती है, ठीक है। या तो दूसरी कंडीशन फुलफ़िल हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, या पहली कंडीशन हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो वो फिर रेजिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं होती फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। बस हमने ये कंडीशंस लगाकर क्वेश्चन में यही चीज़ बतानी है कि भी कोई इंडिविजुअल, कोई बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। अगर रेजिडेंट है तो नीचे आप सिंपल सी वर्डिंग लिख दोगे कि फलाना फलाना रेजिडेंट है इंडिया का। अगर नहीं है रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट लिख दोगे, बस क्वेश्चन ख़त्म। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करके ये कंडीशंस एक बार ये अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, सो डैट क्वेश्चन करते टाइम आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी जो चैप्टर है वो कवर कराऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा दूं, सो डैट आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में आप सॉल्व कर सको सारे के सारे। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पहला इलस्ट्रेशन है, जस्ट मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बाद में मतलब समझेंगे क्वेश्चन का और फिर सॉल्यूशन करेंगे साथ के साथ। Mr. Ram, an Indian citizen, leaves India for the first time on 31st May 2015 and comes back on 15th May 2018. He again leaves India on 10th June 2019 to come back on 14th January 2020. He is living in India since then. Determine his status for the previous year 2019 to 2020. क्या कह रहा है? मिस्टर राम एन इंडियन सिटीज़न, कह रहे मिस्टर राम इंडियन सिटीज़न है, मतलब कि जो उसका बर्थ है वो इंडिया में हुआ है, तो सिटीज़नशिप से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे कह रहा है एन इंडियन सिटीज़न लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि उसने पहली बार इंडिया छोड़ा है, पहली बार बाहर गया वो इंडिया से। कब गया? ऑन 31st मई 2015, 31 मई 2015। पहले तो ये डेट देख के आपको ना साल पहचानना है कौन सा है। अब ये 2014 टू 2015 भी हो सकता है और 2015 टू 2016 भी हो सकता है। अब आपको ये पता है कि अप्रैल टू मार्च ये ईयर होता है अकाउंटिंग में, है ना। ये ईयर आपको दिमाग में लेके चलना है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, ये चीज़ याद रखनी है, दिमाग में बिठा के रखनी है। तो देखो
अप्रैल टू मार्च, तो ये मई की बात हो रही है, 31 मई 2015। तो ये जो हमारा ईयर है ये जाएगा 2015 से 2016, है ना। 2015 में अप्रैल से स्टार्ट हुआ ईयर और 2016 में मार्च में ख़त्म होएगा, और ये मई की बात हो रही है, इसलिए 15-16 लेंगे हम। अगर यहाँ पे डेट फरवरी की होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 19 फरवरी 2015 लिखा होता, तो फिर हमारा ईयर कौन सा जाता, 2014 टू 2015, क्योंकि वो फिर अप्रैल टू मार्च के बीच में आ गया, है ना। ये मई लिखा हुआ है, मई, तो ये 15-16 जाएगा, 2015 टू 2016। ये ईयर आपने ध्यान से लेना है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो 31 मई 2015 को ये इंडिया से फर्स्ट टाइम लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो 31 मई, नीचे सॉल्यूशन में देखो 2015-16 लिखो और उसके आगे डेज लिखो कि भाई 15-16 में ये कितने दिन रहा है इंडिया में। 31 मई 2015 को तो वो बाहर ही चला गया, उससे पहले तो इंडिया में था। तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा ईयर। अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 प्लस आगे अप्रैल के बाद मई में कितने होते हैं, 31। तो कितने डेज हो गए ये हमारे, 61 डेज। अब देखो वो 31वें दिन गया है, 31 मई को, 31 मई 2015, 31 मई 31वें दिन वो गया है। तो वो 31वां जो दिन है ना उसका, वो एज इंडिया में ही उसका स्टे काउंट होगा, इंडिया में ही उसका जो रहना है 31वें दिन वो काउंट होगा इंडिया, एज इंडिया में ही। तो मई के 30 दिन नहीं लोगे, 31 दिन लोगे, क्योंकि 31 वाला जो डे है उस दिन वो इंडिया से गया ना, तो वो 31वां दिन एज इंडिया में ही उसका काउंट होगा, ठीक है। एंड आगे सेंटेंस देखो, एंड कम्स बैक ऑन 15 मई 2018। तो मतलब ये अगले से भी अगले साल आ रहा है। तो 31 मई 2015 में इसके डेज़ कितने बने, 61 डेज़, क्योंकि ये 31 मई 2015 को गया बाहर, तो ये रहा सिर्फ अप्रैल और मई रहा, उसके बाद ये बाहर ही चला गया। तो 61 डेज़ 15-16 के, राइट। फिर नेक्स्ट ईयर हमारा आता है 2016 टू 2017। तो ऊपर देखो क्वेश्चन में 31 मई 2015 को गया, वापस आया 15 मई 2018 को, मतलब कि 2016-17 में ये इंडिया में था ही नहीं, तो उसके आगे लिख दो नॉट इन इंडिया। फिर नेक्स्ट ईयर लिखो 2017 टू 2018। अब आगे ऊपर क्वेश्चन में देखो कब आ रहा है, ये कम्स बैक ऑन 15 मई 2018। तो ये ईयर पहचानो पहले, देखो 15 मई 2018 को वापस आ रहा है ये, तो ये वही ईयर हमारा होएगा 18-19वां। देखो 18 में आ रहा है ना वापस, 2018 में हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट होगा अप्रैल से और 2019 में फिनिश होगा मार्च में। तो ये मई 2018 में आ रहा है, तो ये ईयर 18-19 में वापस आ रहा है। तो अगेन 17-18 में ही इज़ नॉट इन इंडिया, तो वो डैश डाल दो वहाँ पे। ना 16-17 में ये इंडिया में था, ना 17-18 में ये इंडिया में था। अब नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 2018 टू 2019। इसमें कब आ रहा है वो, 15 मई 2018। अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी है कि वो 15 मई 2018 को इंडिया में वापस आ रहा है, तो इसके बाद वाले डेज़ काउंट करने हैं, इसके पहले वाले डेज़ काउंट नहीं करने। 15 मई से पहले वाले डेज़ नहीं लिखने यहाँ पे गिन के,
क्योंकि 15 मई 2018 से पहले तो वो इंडिया में था ही नहीं, वो तो आ रहा है 15 मई 2018 को, तो उसके बाद वाले डेज़ आप लोगे, काउंट करोगे। तो 2018 टू 2019 में ये आया 15 मई 2018 को ना। अब मई में डेज़ कितने होते हैं? 31 होते हैं, 31 डेज़ होते हैं, और ये आ रहा है 15वें दिन। तो जो इसका 15वां दिन है ना, वो एज ए इंडिया में ही काउंट होगा, इसका जो स्टे एज ए इंडिया में ही काउंट होगा। 15th डे है जो इसका आने का। तो 31 में से आप 14 माइनस करोगे, क्योंकि 15वें दिन तो ये आ ही गया इंडिया में। तो मई में 31 डेज़ होते हैं, तो ये कितने दिन नहीं रहा मई वाले महीने में? 14 दिन नहीं रहा। तो 31 माइनस 14, 17। तो 17 लिखो 2018 टू 2019 में। फिर एक बार ये अगला सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि ये जा कब रहा है बाहर। ही अगेन लीव्स इंडिया ऑन 10th जून 2019। तो ये 19-20 में जा रहा है ना, अगले साल में जा रहा है बाहर। तो इस साल के तो पूरे ही लिखो आप। मई में आया ना ये वापस, मई के 17 दिन बने, फिर जून के 30, जुलाई के फिर अगेन +31, फिर +31 अगस्त के, फिर सितंबर के 30, फिर अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28। हाँ, ये लीप ईयर का ध्यान रखना है। देखो हम जो ये डेज़ लिख रहे हैं ना, ये 2018-19 के लिख रहे हैं, और जो फरवरी है वो 2019 में फॉल करेगा हमारा। तो ये जो 2019 है वो लीप ईयर तो है नहीं। लीप ईयर का आप कैसे पता लगाओगे कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है? उसको सिंपल कैलकुलेटर्स आपको अलाउड हैं एग्ज़ाम में, उसको सिंपल 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो ईयर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है। अगर पॉइंट्स में आता है, मतलब कि डिवाइड नहीं होता, तो वो लीप ईयर नहीं है हमारा। तो 2019 में जो फरवरी में जो डेज़ हैं वो 28 जाएंगे, क्योंकि वो नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो 2019, और फिर मार्च के 31। तो ये टोटल आप प्लस करोगे तो ये 321 डेज़ बन जाएंगे आपके 18-19 के। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 2019 टू 2020। इसमें डेज़ देखते हैं कितने बनेंगे। ऊपर क्वेश्चन रीड करो। ही अगेन लीव्स इंडिया ऑन 10th जून 2019 टू कम बैक ऑन 14th जनवरी 2020। तो उसने 10 जून 2019 को इंडिया छोड़ा, है ना। इस डेट को उसने इंडिया लीव किया है। तो इससे पहले वो इंडिया में ही था। तो जून से पहले वाले डेज़ लो। पहला महीना कौन सा अपना स्टार्टिंग? अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज़ होते हैं? 30, राइट। तो 2019 और 2020 वाले ईयर में जो हमारे डेज़ आएंगे वो 30 अप्रैल के। अप्रैल के बाद मई में भी पूरे 31। मई के बाद जून, वो कब जा रहा है? 10 जून को। जो वो 10वां दिन है वो भी उसका इंडिया में एज अ स्टे काउंट होगा। तो जून के 10 दिन ले लोगे आप, राइट, क्योंकि 10वें दिन वो इंडिया से गया है। तो जो वो 10वां दिन है उसका इंडिया एज ए इंडिया में ही उसका काउंट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर वो वापस कब आया? कम बैक ऑन 14th जनवरी 2020। तो अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 10। उसके बाद फिर 14 जनवरी को आया वो। जनवरी में होते हैं हमारे 31 डेज़। तो 14 जनवरी को तो वो आ गया ना। तो जो 14वां दिन है, 14वां जो डे है, वो उसका एज ए इंडिया में ही काउंट होगा। तो 31 में से आप 13 माइनस करोगे, 31 में से 13 माइनस करोगे, तो 18 दिन जनवरी के
उसके बन जाएंगे। फिर फरवरी में आप 29 डेज़ लोगे, क्योंकि फरवरी 2020 में फॉल करता है और 2020 हमारा लीप ईयर है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने कि भी फरवरी में 2019 ही देख लेना, ये चीज़ देखनी है कि फरवरी 2020 में फॉल करता है और 2020 एक लीप ईयर है। तो फरवरी के 29 डेज़ लोगे, ना कि 28। फिर उसके बाद मार्च के 31। तो ये आपके 2019-2020 के जो दिन है वो 149 डेज़ बन जाएंगे प्लस करके। उसके बाद अगला जो हमारा ईयर है 2020 to 2021, इस ईयर के डेज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, ये बताऊंगी कि भी ये रेजिडेंट है या नहीं है, तो वो चीज़ आपको पता लग जाएगी कि भी 2020 और 2021 जो ईयर है इसके डेज़ लिखने की क्यों ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने डेज़ निकाल लिए। अभी आपने क्या करना है, जो वो कंडीशंस मैंने आपको कराई थी उनको देखो, पहले कंडीशन अप्लाई करके देखो। अभी इसमें 2020 से 2021 हमारा बनेगा असेसमेंट ईयर, मतलब कि करंट ईयर, और 2019 to 2020 हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिटरमाइन हिज स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 to 2020। कह रहे कि 2019 और 2020 को एज अ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपको तो पता ही है कि भाई जे हमारा जो असेसमेंट ईयर है, अभी ये जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं जिस भी दिन, उस हिसाब से हमारा असेसमेंट ईयर मतलब कि करंट ईयर 2021 होगा और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होगा हमारा 19-20। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर तो हमारा 1920 बन ही रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ये जो बोला हुआ है कि डिटरमाइन हिज स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 2019 to 2020, इस ईयर की जगह वो कोई सा भी ईयर लिख सकते थे, कोई भी ईयर लिख सकते थे। यहाँ पे 18-19 भी लिख सकते थे। तो फिर आप क्या करते कि एज 18-19 को आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मान के क्वेश्चन सॉल्व करते। 18-19 अगर वो लिख देते ना ऊपर क्वेश्चन में कि भाई 18-19 को प्रीवियस ईयर मान के उसका जो स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसको डिटरमाइन करो। तो अगर 18-19 आपका प्रीवियस ईयर होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर उससे जो अगला ईयर है 1920 वो असेसमेंट ईयर हो जाता। सिंपल सी बात है, जो असेसमेंट ईयर होगा उससे पिछला ही तो प्रीवियस ईयर होगा और जो प्रीवियस ईयर होगा उससे अगला ही तो असेसमेंट ईयर होगा। तो ये क्वेश्चन में कोई भी ईयर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो एक्चुअल में है वही ईयर दिया होगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ही रेजिडाइज इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920, कि 1920 में जो उसका स्टे है इंडिया में वो 182 डेज़ का होना चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 182 डेज़ का होना चाहिए, मिनिमम चाहिए ना हमें। तो अभी देखो फिर 19-20 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में क्या उसका 182 डेज से ज़्यादा का है स्टे? नहीं है। देखो 19-20 में जो उसका स्टे है इंडिया में वो 149 डेज़ का बन रहा है, जो हमने अभी निकाला है। तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं हम, वो देखते हैं कि भाई उसके अकॉर्डिंग ये रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं। रेजिडाइज फॉर 60 डेज़ और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1920, कह रहा है कि 1920 में जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें उसका स्टे 60 डेज़ का होना चाहिए। हाँ जी, है 60 डेज़ का। 19-20 में उसका जो स्टे है 149 डेज़ का बन रहा है, तो दिस इज़ मोर देन 60 डेज़।
फिर आगे एंड करके लिखा हुआ है 365 डेज और मोर इन फॉर प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, जो उससे पिछले 4 साल है, उसमें उसका स्टे 365 डेज़ का होना चाहिए। मतलब कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक तो उसका 60 डेज़ का स्टे होना चाहिए, इसके साथ साथ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में जो उसका स्टे है वो 365 डेज़ का होना चाहिए प्लस करके। तो देखो हमारे पिछले 4 साल बनेंगे, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2019-2020 है, इससे पिछले वाले 4 साल मतलब कि 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 है ना, यही बने ना पिछले 4 साल। तो इसमें उसका स्टे देखो 15-16 में 61 डेज़ का है, 61। उसके आगे 2016 to 2017 में ही इज़ नॉट इन इंडिया। अगेन 2017 to 2018 में नॉट इन इंडिया। और 2018 और 2019 में जो उसका स्टे है वो 321 का है, हमने निकाला है ना, काउंट किया। तो ये 321 प्लस 61 ये बन गया 382। तो ये एक्सीड कर गया 365 से। कंडीशन में देखो, कंडीशन में क्या है, 365 डेज़ का स्टे होना चाहिए पिछले 4 साल में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल में 365 का। तो ये अपनी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। ठीक है, सिंपल सा आपने अपने शब्दों में लिख देना, मिस्टर राम फुलफिल्स सेकंड टेस्ट ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 1। बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो और आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सेक्शन याद है तो लिख दो, अगर याद नहीं है तो नहीं लिखना, सिंपल लिख दो मिस्टर राम फुलफिल सेकंड टेस्ट as he stays in India for more than 365 days in 4 previous year, so he becomes resident in India in the previous year। बस जो कंडीशन, जो रीज़न है ना वही लिखना है। क्या लिखोगे कि भाई जो रेजिडेंट क्यों कहलाएगा वो, क्योंकि उसकी जो ये सेकंड कंडीशन है वो फुलफ़िल होगी। उसका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जो स्टे है वो 60 डेज से, देखो पहले मेरी बात सुनो, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका 60 डेज़ का स्टे होना चाहिए, मिनिमम 60 डेज़, इससे ज़्यादा कभी हो सकता है। एंड इसके साथ साथ 365 डेज़ का स्टे होना चाहिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से, जो पिछले 4 साल है उसमें 365 डेज़ का स्टे होना चाहिए। तो यही चीज़ आपने रीज़न में लिखनी है कि भाई सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का, बिकॉज़ उसका जो स्टे है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज़ से ज़्यादा का है, और प्लस साथ ही वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल है उसमें भी जो उसका स्टे है वो 365 से एक्सीड कर गया। तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रेजिडेंट है इंडिया का। बस ये चीज़ लिखनी है। बुक वाला भी आप लिख सकते हो एज इट इज़, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एक लेवल अप करते हैं, राइट। तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि भी कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। मैं आपको क्या कराऊंगी आगे ना, हमने ये चीज़ भी देखनी होती है। ये चीज़ तो देख ली हमने कि भाई हाँ रेजिडेंट है, लिख दिया कि भाई हाँ फलाना रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो अगर कोई पर्सन रेजिडेंट होता है तो उसके आगे हमने एक चीज़ और चेक करनी है। रेजिडेंट है, ठीक है, फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या सिर्फ रेजिडेंट है, राइट। देखो अगर तो
क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको कराया। अगर तो वो नॉन रेजिडेंट है तो आप सिंपल लिख दोगे कि ये नॉन रेजिडेंट है क्योंकि ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पर अगर वो रेजिडेंट निकला तो आप नीचे रेजिडेंट लिख दोगे और ये लिख दोगे कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर वो रेजिडेंट है तो फिर इसके आगे आप ये भी चेक करोगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। तो अब कंडीशंस देखते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताऊंगी। देखो, हम ये कंडीशन तभी चेक करेंगे जब कोई पर्सन रेजिडेंट निकलता है। तो अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर अगर रेजिडेंट है तो फिर आगे हमने दो चीज़ें चेक करनी है कि वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो देखो, पहला फर्स्ट एरो में क्या लिखा हुआ मैंने, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एरो पाके। फिर दूसरे उसमें रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो, पहले का मतलब क्या है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेसिकली मतलब इसका मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं होता, बस कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अप्लाई करके देखो। क्वेश्चन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो लिख दो नीचे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है तो वो चीज़ लिख दो, बस क्वेश्चन ख़त्म। ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ समझ लो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरी तरफ है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो दूसरी तरफ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, उसमें वो लाइन क्या कह रहा है, उसमें वो बंदा रेजिडेंट तो है पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। ये चीज़ याद रख लो। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा तो नीचे आप एक लाइन और लिख दोगे कि ये रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं निकलता तो वो रेजिडेंट तो रहेगा ही ना, वो पहले वाली रेजिडेंट की कंडीशन तो वो पूरी करके ही आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाएगा, अभी इसकी कंडीशंस देख लो। अब इसमें क्या है, दो कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों पूरी होनी चाहिए। पहले रेजिडेंट वाले में क्या थी, दोनों में से कोई भी एक। इसमें क्या है, बोथ फुलफिल्ड। फर्स्ट कंडीशन इज 730 days और मोर इन 7 preceding relevant previous year। कह रहा है कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे जो पिछले 7 साल है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 7 साल है उसमें जो स्टे है वो 730 days का होना चाहिए। 730 days का कैसे, मिला के, ठीक है, कल्ला कल्ला नहीं, कल्ले कल्ले साल का। वो कल्ले कल्ले साल का तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, 365 दिन होते हैं एक साल में। तो पिछले 7 सालों में मिला के, कौन से पिछले 7 साल, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल में जो उसका स्टे है वो 730 days का होना चाहिए। एंड ही शुड बी रेजिडेंट इन 2 years इन प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस 10 years। जो रेलिवेंट प्रीवियस 10 years हैं, हम जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है हमारा, उससे जो पिछले 10 साल हैं उन 10 सालों में वो किसी भी 2 साल में रेजिडेंट होना चाहिए। देखो वो लाइन दोबारा पढ़ो, क्या बोली जा रही है, ही शुड बी रेजिडेंट इन 2 years। वो किसी भी 2 साल में रेजिडेंट होना चाहिए। कौन से 2 सालों में, जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे जो पिछले 10 साल है उन 10 सालों में से किसी भी 2 साल में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। अब रेजिडेंट का मतलब तो आपको पता ही है, पीछे करके आए हैं हम, जो रेजिडेंट की कंडीशन है ना। देखो रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। तो इस चीज़ में ना, सेकंड वाली कंडीशन में जो ये चीज़ बोली जा रही है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 10 साल हैं उन 10 सालों में किसी भी 2 साल में
वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी 2 साल में जो उसका स्टे है वो 182 डेज़ का होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब इसमें आप ये सोचोगे कि ये जो सेकंड कंडीशन थी 60 डेज़ वाली, ये भी तो अगर पूरी हो जाती है तो भी तो वो रेजिडेंट ही कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल होती है तो वो रेजिडेंट कहलाता है। और रेजिडेंट की डेफिनेशन तो यही है। और उसमें भी तो वही चीज़ बोला हुआ है कि किसी भी 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो उसमें आप एक चीज़ देखो, उसमें ना जो हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो सेकंड कंडीशन है, इसमें ये चीज़ बोली गई है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंक्लूड नहीं हुआ इसमें। जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल है वो इंक्लूड हुए हैं, उनमें से किसी भी 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए। और जो ये रेजिडेंट वाली जो कंडीशन है, जो दूसरी ये 60 डेज़ वाली, ये 60 डेज़ वाली जो कंडीशन है ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की है। कह रहा है रेजिडेंट वाली कंडीशन है उसमें जो सेकंड कंडीशन है उसमें कह रहा है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका 60 दिन का स्टे होना चाहिए। उसके साथ साथ जो अपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल है उसमें 365 दिन का स्टे होना चाहिए। तो ये तो सोचने वाली बात है। ये तो एक तरह से कंसेप्ट ही चेंज हो गया ना। उसमें ही वो चीज़ बोली जा रही है कि पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो सिंपल सा बस दिमाग में ये बिठा के रखो कि वो 10 सालों में से जो 2 साल है उसमें उसका स्टे 182 डेज़ का होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है पर मिनिमम 182 डेज़ का होना चाहिए। और मिला के नहीं होना चाहिए, अलग अलग। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 10 साल हैं उन 10 सालों में किसी भी 2 साल में अलग अलग, मिला के नहीं, किसी भी 2 साल में 182 डेज़ ऐसे ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। वैसे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है, कि जो हमारी कंडीशन है ना, जो मैंने आपको भी पहले पढ़ाई है इसकी रेजिडेंट की कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाती है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई करता है। अब ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के बीच में एंड लगा हुआ है। तो एंड का मतलब दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। और फर्स्ट कंडीशन तो इजी है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 7 साल है उसमें जो स्टे है 730 डेज़ का होना चाहिए प्लस करके। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें आपने इतना सा याद रखना है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 10 साल हैं उन 10 सालों में किसी भी 2 साल में उसका जो स्टे है 182 डेज़ का होना चाहिए, प्लस करके नहीं, अलग अलग, मिनिमम 182 डेज़ का। और बुक में थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। सेकंड कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो रेजिडेंट की 2 कंडीशन है ना, जिसमें से कोई भी एक फुलफ़िल होनी चाहिए। तो अगर वो फुलफ़िल हो जाती है तो वो फिर उसमें ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। तो वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको ऐसे ही लिख के आना, ऐसे ही याद कर लेना। पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम मेरी चीज़ फॉलो कर लो। सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की सेकंड कंडीशन में क्या है कि 10 सालों में किसी भी 2 साल में 182 डेज़ का उसका स्टे होना चाहिए, बस। तो अभी उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मिस्टर राम वाला था। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ और कराई ना कि हमने ये भी देखना होता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या सिर्फ रेजिडेंट है। तो इसमें अब रेजिडेंट तो चेक कर लिया हमने, अब ये भी चेक करो कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। कंडीशंस अप्लाई करो। पहली कंडीशन है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 7 साल है उन 7 सालों में जो उसका स्टे है वो 730 डेज़ का होना चाहिए।
तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को तो हमने देखना नहीं। इससे पिछले 7 साल, इससे पिछले 7 साल देखो, 4 साल तो लिखे ही हुए हैं। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 ईयर्स के डेज तो लिखे हुए हैं। और हमने ये चीज़ देखनी है अब कि ये 2015 और 2016 जो ये ईयर है, इससे पहले 3 साल और ले लो, है ना। 7 सालों में उसका स्टे कितना होना चाहिए? 730 डेज़ का, 730 डेज़ का। तो 4 साल ये तो लिखे ही हुए हैं, 3 साल और ले लो। और ऊपर उसमें पढ़ो क्वेश्चन में, मिस्टर राम एन इंडियन सिटीज़न लिव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं कि उसने इंडिया ही पहली बार लीव किया है, पहली बार छोड़ा है। तो 2015 से 2016 ये जो ईयर है, इससे पहले वो इंडिया में ही था, ऑब्वियसली बात है। उसने इंडिया फर्स्ट टाइम छोड़ा है 31 मई 2015, इससे पहले तो वो इंडिया में ही था। तो 4 साल ये ले लो और इससे पिछले 3 साल और ले लो, तो वो पूरे 365 और 365 इंडिया में ही था। तो ऑब्वियसली बात है ये वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। 365 को 3 बार ही प्लस करो, और ये 7 ईयर्स का लेना ना हमने, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों का। 4 साल इसमें लिखे हुए हैं, 4 सालों में उसका स्टे बनता है 321 प्लस 61, ये 382 बन गया। और 3 साल और लेने हमने, और 3 साल और में वो कितना अकेला 365 डेज़ रह रहा है। तो ये ऑब्वियसली 730 से क्रॉस कर जाएगा। तो पहली कंडीशन होगी हमारी पूरी। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन ये है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 10 साल हैं, उन 10 सालों में से किसी भी 2 साल में उसका स्टे 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में 2019 और 2020 हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। इससे पिछले 10 साल, 4 साल तो लिखे ही हुए हैं, है ना। और हिसाब लगा लो आप, 6 साल और ले लो पिछले। और क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि वो उसने पहली बार इंडिया छोड़ा है 2015 में, तो उससे पहले वो इंडिया में ही था। तो वो पूरे उसके 365 6 साल के अंदर पूरे 365 डेज़ बनेंगे कल्ले साल में। तो ऑब्वियसली बात है वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पूरी वो। मतलब कि 10 सालों में से किसी भी 2 साल में अलग अलग, वो 2 साल कोई भी, उन 10 सालों में से 2 साल कोई भी, बस 182 डेज से ज़्यादा स्टे होना चाहिए किसी भी 2 साल, अलग अलग 2 सालों में। तो ये कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो नीचे लाइन आ जाएगी, ही बिकम्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एज ही फुलफिल्स बोथ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 6। सेक्शन मत लिखो, सिंपल लिख दो। तो ये हमारा पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था। अभी आपको क्वेश्चन करते टाइम रेजिडेंशियल स्टेटस का जब क्वेश्चन करोगे, आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वहीं पे ख़त्म नहीं करना। अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर वो रेजिडेंट है तो लिख दो लाइन रेजिडेंट है और कौन सी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए रेजिडेंट है। फिर उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि वो सिर्फ रेजिडेंट ही है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली आप कंडीशंस चेक करोगे, दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो एक लाइन और लिख दोगे कि भाई ये रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। पर अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये भी लिखना है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट है। ये लाइन लिखनी है, तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। ये लाइन लिखनी है, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं भी है ना, तो ये लाइन लिखनी है कि भाई वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है क्योंकि वो उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। वो कंडीशंस थोड़ी थोड़ी मेंशन कर देना, तो ये सिर्फ रेजिडेंट ही कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये
तब बनेगा फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो एक तो ये टाइप है इस चैप्टर में, एक और टाइप है, ठीक है। 2 टाइप की क्वेश्चन है। एक टाइप मैंने आपको पूरी करवा दी जिसमें हम ये बताते हैं कि रेजिडेंट है, उसके बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, और एक और अलग टाइप है। तो अभी ये जो टाइप मैंने आपको कराई है ये एक, इसी का ही एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। फिर अगली टाइप पे आऊँगी मैं, सो डैट आपको क्लैरिटी हो जाए। कॉमर्स में आपको पता है, अकाउंट्स में भी और इनकम टैक्स में भी हर एक क्वेश्चन में एक अलग पॉइंट आ ही जाता है, एक अलग सा पॉइंट, एक डिफरेंट चीज़ आ ही जाती है। मेरे को कोई शौक़ नहीं है आपको मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने का या फिर वीडियो को लंबा करने का, ठीक है। मैं इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं अच्छे से। तो मैं आपको इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, उसके 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करूँगी और फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म। ऑल्दो मैंने पहले भी इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी की वीडियो डाली हुई है, पर वो मतलब कि पता है आपको टैक्स में हर साल नई बुक चलती है, न्यू बुक लगवाते हैं मैम, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ असेसमेंट ईयर 2020 टू 2021 के अकॉर्डिंग। तो आप पहले वाली भी देख सकते हो और ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से कराया आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ascertain the residential status of the assessees in the following cases for the assessment year 2020 to 2021। कह रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ किसके, असेसीज के। असेसी क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जो इंडिविजुअल टैक्स पे करता है ना उसको असेसी बोलते हैं। जो जिस इंडिविजुअल को टैक्स पे करना होता है उसको असेसी बोला जाता है। तो इसमें हमने टैक्स टुक्स तो निकालना नहीं होता, बस रेजिडेंशियल स्टेटस बताना होता है उस इंडिविजुअल का, है ना, कि वो रेजिडेंट है या नहीं। तो कह रहे हैं कि एसरटेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी, असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ अलग अलग केसेस में। फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर दे दिया 2020 से 2021। असेसमेंट ईयर मेंशन कर दिया, मतलब प्रीवियस ईयर होगा हमारा 19-20। सो क्वेश्चन है, मोहन इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। कह रहा मोहन सिटीज़न है इंडिया का, मतलब कि उसका जो बर्थ है वो इंडिया में हुआ है। ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2019। वो ईरान गया 18 अप्रैल 2019 को। and could not return to India till the end of the financial year 2019 to 2020। So देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मोहन सिटीज़न है इंडिया का, वो ईरान गया है 18 अप्रैल 2019। तो ये इस डेट से पहले तो आप ईयर आइडेंटिफाई करो, ईयर कौन सा होगा, 18 अप्रैल 2019। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च होता है। तो ये हमारा 18 अप्रैल है, तो ये 19-20 जाएगा आपका ईयर। 2019 टू 2020 में उसका स्टे निकाल लो अब। ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2019। ईरान के लिए निकल गया वो 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को वो गया है, तो उसके बाद वो इंडिया में नहीं रहा, उससे पहले था वो इंडिया में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। आप पता क्या करोगे, आप क्वेश्चन निकालते टाइम पता क्या गलती करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें लाइन क्या है, ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल। अभी इस लाइन का मतलब क्या है कि वो 18 अप्रैल को ईरान गया है और 18 अप्रैल के बाद वो चला गया। तो वो 18 अप्रैल से पहले था इंडिया, 18 अप्रैल के बाद तो वो ईरान चला गया। आप क्या करोगे, 18 अप्रैल के बाद वाले डेज़ काउंट कर लोगे 2019 टू 2020 ईयर में।
ऐसे करोगे आप, 18 अप्रैल के बाद वाले डेज ले लोगे। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, आपको ना पता भी नहीं चलेगा इस गलती का और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 18 अप्रैल से पहले था वो इंडिया, इस चीज़ का ये चीज़ याद रखनी है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो वो 18 अप्रैल को गया, तो 18वां दिन उसका एज ए इंडिया में काउंट होगा उसका स्टे। तो वो कितने दिन रहा है अप्रैल में? 18 दिन रहा। 18वें दिन वो बाहर गया ना, तो इंडिया से गया ना वो बाहर, तो वो 18वां दिन उसका एज ए इंडिया में ही काउंट होगा उसका स्टे। तो अप्रैल के 18 डेज, और उसके बाद कह रहा है एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है 19-20, इसके लास्ट तक भी वो वापस आया नहीं, रिटर्न नहीं किया उसने। तो फिर कितने डेज बनेंगे इसके? 18 दिन ही तो बनेंगे। और 20-21 जो ईयर है हमारा, उसके दिन लिखो ना लिखो एक ही बात है। आपको पता है क्यों नहीं लिखने? क्योंकि 20-21 हमारा असेसमेंट ईयर है, मतलब कि करंट ईयर, और असेसमेंट ईयर के तो हमने ईयर देखने ही नहीं होते रेजिडेंशियल स्टेटस में। रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमने तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के डेज देखने होते हैं। 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए, या फिर उससे पिछले जो साल है उसका हमने स्टे देखना होता है। इसलिए 2020-2021 मतलब असेसमेंट ईयर के डेज लिखो ना लिखो एक ही बात है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो बस क्वेश्चन ख़त्म। अब इस पे पहले तो ये देखो कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट की कंडीशन लगाओ। पहले कंडीशन ये है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जो उसका स्टे है वो 182 डेज़ होना चाहिए मिनिमम, तो है नहीं, 18 दिन है, 18 दिन का स्टे है उसका। तो फिर सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 60 डेज़ का होना चाहिए। उसके साथ साथ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल हैं उसमें 365 डेज़ का स्टे होना चाहिए। तो इसका तो 60 दिन का स्टे ही नहीं है, तो आगे 365 दिन वाला स्टे क्या देखना। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इसका 60 डेज़ का भी स्टे नहीं बन रहा, तो ये क्या है? नॉन रेजिडेंट। एज ही डिड, लिख दोगे रीज़न में, एज ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग दैट ईयर for required number of days, so his residential status during the previous year 2019 to 2020 shall be non-resident। बस क्वेश्चन ख़त्म। ऑर्डिनरी रेजिडेंट थोड़ी चेक करना है अब आपने। ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो तब चेक करते अगर ये रेजिडेंट होता, ये तो नॉन रेजिडेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का इसी इलिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट। Ram Avatar left for USA on 10th March 2017 after having lived in India for 20 years. He returned to India on 10th September 2019. तो कह रहा है कि राम अवतार लेफ्ट फॉर USA on 10th March 2017। तो वो USA के लिए निकला 10 मार्च 2017। पहले तो वीडियो को यहीं पॉज करके ये देखो कि ये 10 मार्च 2017 जो ये डेट लिखी हुई है, इसमें ईयर कौन सा पड़ेगा? 16-17 पड़ेगा या 17-18 पड़ेगा? ठीक है, पहले खुद सोचो, फिर मेरे वो देखो सोल्यूशन। तो इसमें बोला है 10th मार्च 2017, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च में ख़त्म होता है, तो ये 16-17 जाएगा हमारा, 2016 to 2017। तो ये 10th मार्च को लेफ्ट कर रहा है USA के लिए, तो उससे पहले इंडिया में ही था। तो ये अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, तो ले लो सारे मंथ के, बस मार्च में आके ये 10वें दिन जा रहा है ना, तो 10वां दिन इसका एज ए इंडिया में ही स्टे इसका काउंट होगा। तो मार्च के 10 दिन और बाकी जो हमारे पिछले मंथ है उनके पूरे दिन, अप्रैल के भी पूरे, मई के भी पूरे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
मार्च के सिर्फ 10 दिन लोगे, क्योंकि 10वें दिन के बाद तो ये बाहर यूएसए चला गया और उनको प्लस करके 16-17 के डेज़ निकल आएंगे। या फिर आप एक ये काम भी कर सकते हो, आपको ये पता है कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं और अगर लीप ईयर हो तो 366। तो इसमें ये देखो 2000 जो फरवरी है वो 2017 में फॉल करेगा और 2017 तो हमारा लीप ईयर तो है नहीं, है ना, लीप ईयर नहीं है ना, नॉर्मल ईयर है। तो 28 दिन होंगे फरवरी में और तो 365 दिन बने साल के। तो हमें ये पता है कि ये 10 मार्च 2017 को जा रहा है, 10 मार्च 2017 को। तो हमारा ईयर होता है अप्रैल से मार्च, तो ये 10 मार्च को जा रहा है। तो ये मार्च वाले दिन नहीं रहा इंडिया में, है ना, बस ये 10 दिन रहा है मार्च में। और मार्च में कितने डेज़ होते हैं आपको पता ही है, 31 होते हैं। 31 में से 10 माइनस कर दो, 31 में से 10 माइनस कर दो तो इसके मार्च के दिन निकल आएंगे। कौन से दिन निकलेंगे, कौन से दिन ये इंडिया में नहीं रहा, वो 10वें दिन ये इंडिया से बाहर गया, 10 मतलब 10th मार्च को 10वां दिन गया ये इंडिया से बाहर। तो मतलब कि मार्च के सिर्फ 10 दिन रहा ये और 21 दिन नहीं रहा। तो 365 दिन होते, 365 में से 21 माइनस कर दो, या फिर वो वाला तरीका कर लो, अप्रैल से मार्च तक के अलग अलग मंथ के काउंट करके उनको प्लस कर लो, एक ही बात है। तो ये बनेंगे आपके 2016 टू 2017 के 344 डेज़। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। मतलब कि ये जो 10 मार्च 2017 को गया है, इससे जो पहले 20 साल हैं उन 20 सालों में ये इंडिया में ही था। उन 20 सालों में इंडिया में रहने के बाद गया है ये यूएसए। फिर अब 2016 टू 2017 के हमने डेज निकाल लिए। नेक्स्ट उससे ईयर है 2017 टू 2018। अब इसमें देखो नेक्स्ट लाइन, ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10th सितंबर 2019। ये वापस आ रहा है 10th सितंबर 2019 में वापस आ रहा है ये। तो ये ईयर कौन सा है जिस दिन ये वापस आ रहा है, 19-20। तो ये हम निकाल रहे हैं 17-18। तो ये इंडिया में नहीं है 2017-18 में, ही इज़ नॉट इन इंडिया, तो लिख दो। फिर अगले साल भी 18-19 में भी इंडिया में नहीं है, ये तो 10 सितंबर 2019 को आ रहा है। और ये जो ईयर है हमारा ये सितंबर को आ रहा है ना, तो ये जाएगा 19-20, अप्रैल टू मार्च, सितंबर मिड में आएगा तभी। तो 2018 टू 2019 में भी ही इज़ नॉट इन इंडिया। फिर नेक्स्ट 2019 टू 2020 कब आ रहा है ये वापस, 10th सितंबर 2019 को आ रहा है। तो अब ये 10 सितंबर 2019 को आ रहा है इंडिया। तो इससे पहले वाले डेज़ नहीं लेने, 10 सितंबर से पहले वाले डेज़ में तो वो बाहर था, 10 सितंबर को वो आया है, तो 10 सितंबर के बाद वाले डेज़ काउंट करोगे आप। तो सितंबर में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं सितंबर में। 10वें दिन तो ये आ गया इंडिया में, तो 10वां दिन इसका इंडिया में ही काउंट होगा। तो 30 में से आप माइनस करोगे 9, तो बचे 21 डेज़। तो सितंबर में जो इसका स्टे है वो 21 डेज़ का बनेगा, है ना। 10वें दिन ये आया है ना इंडिया, तो ये सितंबर में 30 होते हैं, तो 30 माइनस 9, 21। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 या 29, क्योंकि फरवरी 2020 में फॉल करेगा एंड 2020 इज़ अ लीप ईयर, 4 से डिवाइड हो जाता है ये। और फिर मार्च के 31, तो ये टोटल बने आपके 2004, 204। 2019 टू 2020 में जो इसके डेज़ हैं वो 2000
204,000 की मैं सॉरी 204 डेज़ का स्टे होगा इसका। फिर नेक्स्ट 2020 टू 2021 जो ये साल है, ये तो हमारा असेसमेंट ईयर है और इसके दिन लिखो ना लिखो एक बराबर है, क्योंकि हमने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के डेज़ काउंट करने होते हैं। अब इस पे वो लगाओ कंडीशन रेजिडेंट की। पहली कंडीशन है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जो स्टे है वो 182 डेज़ का होना चाहिए। बन रहा है इसका 182 डेज़ का? हाँ, ज़्यादा ही बन रहा है, 204 का बन रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना हमारी, तो सेकंड कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों में से कोई एक कंडीशन वो फुलफ़िल होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रेजिडेंट है। तो ये रेजिडेंट तो है, लिख दिया आपने, और कौन सी कंडीशन से है वो भी लिख देना है, रीज़न। फिर आगे ये देखना है क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। उसकी कंडीशंस देखो। पहली कंडीशन है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो पिछले 7 साल है उसमें इसका स्टे टोटल 730 डेज़ का होना चाहिए। अब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 2019-2020, इससे पिछले 7 साल, 3 साल तो लिखे ही हुए हैं और 4 साल और ले लो। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि राम अवतार लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 10th March 2017 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। इंडिया में 20 साल रहने के बाद वो यूएसए गया। तो ऑब्वियसली बात है 2016-2017 जो ये ईयर है, इससे पहले 20 साल वो इंडिया में ही था, तो पूरे दिन वो इंडिया में था ना। तो ये ऑब्वियसली बात है ये 730 डेज़ को आराम से एक्सीड करेगा। 2000 देखो 7 साल, कौन से 7 साल? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल। तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं देखो, 17-18 में तो वो इंडिया में है ही नहीं, 2018 और 2019 में भी वो इंडिया में नहीं है। तो 2016 और 2017 में जो उसका स्टे है वो 344 डेज़ का बन रहा है। और उससे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 20 साल तक इंडिया में ही था, तो वो आराम से सोचने वाली बात है, आराम से वो 730 डेज़ को क्रॉस करेगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, इससे जो पिछले 10 साल हैं, उन 10 सालों में किसी भी 2 साल में उसका जो स्टे है वो 182 डेज़ का होना चाहिए, अलग अलग। किसी भी 2 साल, वो कोई भी 2 साल हो सकते हैं। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 19-20, इससे पिछले 10 साल देखो, 3 साल का डेटा तो लिखा ही हुआ है, 7 साल और लगा लो पिछले, तो ऑब्वियसली वो 20 साल से इंडिया में ही है, तो वो पूरे 365 बनेंगे। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये सेकंड कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई हो गई, कर जाएगा ये पूरी। 182 डेज़ चाहिए हमें तो मिनिमम किसी भी 2 सालों में, उसके तो बन रहे हैं आराम से। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, तो ये रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। रीज़न लिख देना, मैंने सिंपल लिखा है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहली कंडीशन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की है वो 730 डेज़ की है, 7 सालों में 730 डेज़ मिला के प्लस करके। और ये जो 10 सालों में किसी भी 2 साल में जो ये रेजिडेंट की कंडीशन है, ये किसी भी 2 साल, वो 2 साल कोई भी हो सकते हैं, कोई भी 10 सालों में से अलग अलग 2 सालों में 182 और 182 दोनों अलग अलग 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए। बस ये कंडीशन है। फिर एक पार्ट हो रहा है इसका बस, फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन और कर लो, इसी थर्ड पार्ट है ये, इसी इलस्ट्रेशन का। राजेंद्र इज़ ए सिटीज़न ऑफ इंडिया. He left on 15th May 2019 for London for higher studies.
He came back to India on 25th May 2019. He maintained a dwelling place in India during his absence. मतलब राजेंद्र इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब कि उसका बर्थ इंडिया में हुआ है, जन्म इंडिया का है उसका. ही लेफ्ट ऑन 15th मई 2019. इस डेट को वो इंडिया से लंदन गया हायर स्टडीज़ के लिए. ही केम बैक टू इंडिया, वापस आया इंडिया 25th मई 2019 को. एंड आगे जो लाइन बोली है वो ये है कि ही मेंटेन अ ड्वेलिंग प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग हिज अब्सेंस. अपनी अब्सेंस में उसने एक ड्वेलिंग प्लेस बना ली इंडिया में. तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आपको बस ऐसे उलझाने के लिए दी हुई है, कोई लेना देना नहीं है इस लाइन से क्वेश्चन का. सिंपल जैसे आप करते आए हो ना क्वेश्चन, वैसे ही उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल के ख़त्म करो क्वेश्चन को. डेट देखो पहले क्या दी हुई है. ही लेफ्ट ऑन 15th मई 2019. पहले तो ईयर देखो आप, कौन सा ईयर बन रहा है. 19-20 बनेगा क्योंकि मई है ना, अप्रैल टू मार्च होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और वो मई लिखा हुआ है 15 मई 2019. तो मतलब वो 2019 टू 2020 ईयर बनेगा, उसके डेज निकालने हैं हमने. तो वो लेफ़्ट कर रहा है 15 मई को, 15 मई को लेफ़्ट कर रहा है वो. तो मतलब उससे पहले वो इंडिया में था. उससे पहले वाले डेज लो, अप्रैल की 30 प्लस मई के कितने लोगे, 15वें दिन जा रहा है ना वो, तो 15वें दिन इंडिया से जा रहा है, तो वो एज ए उसका इंडिया में स्टे काउंट होगा. 15वां दिन है जो उसका. तो अप्रैल की 30 और मई के 15 है ना. पहले अगली लाइन पढ़ लेते हैं. ही केम बैक टू इंडिया ऑन 25th मई 2019. 15 मई 2019 को वो लंदन के लिए गया हायर स्टडीज़ के लिए, और 25 मई 2019 को ही वापस आ गया. 15 मई 2019 को गया और 25 मई 2019 को वापस आ गया. तो अप्रैल में 30, मई के देखो अब कितने बनेंगे. मई के एक तो 15 दिन बनेंगे, 15वें दिन गया वो, तो 15 दिन ये हो गए मई के, और 25वें दिन वो वापस आ गया मई में ही. तो 25वां दिन वो आ गया इंडिया में, तो 25वां दिन उसका काउंट होगा इंडिया में. तो रिटर्न हुआ है ना वो 25वें दिन. तो 7 दिन ये मई के, कैसे 25, 26 मई में 31 डेज होते हैं ना, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन ये, और 15 दिन मई के हमने पहले काउंट किए थे. तो 15 + 7 22 डेज बन जाएंगे उसके मई के. बस 9 दिन ही तो नहीं रहा वो मई वाले मंथ में. देखो ही लेफ्ट ऑन 15th मई 2019. 15वें दिन वो चला गया, तो 15 दिन मई के ये 15वें दिन वो गया है. तो उससे पहले वो इंडिया में ही था, तो 15 दिन मई के ये लोगे, और ये 25 मई 2019 को वापस आ गया. तो 31, क्योंकि 31 का महीना है, और 7 दिन ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. तो ये हमारे ये नहीं ये 15 + 7 22. फिर जून के 30 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 29 डेज लोगे क्योंकि 2020 लीप ईयर है. मार्च के 31. ये बन जाएंगे 357 डेज. 2019 टू 2020 के 357 डेज. और फिर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के दिन लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इस पे कंडीशन लगाओ रेजिडेंट की. पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए. क्या इसका स्टे है 182 डेज़ का? हाँ जी है, ज़्यादा ही है बल्कि. तो ज़्यादा चल सकता है, पर मिनिमम हमें 182 डेज़ चाहिए, तो वो है 357 है ना, एक्सीड कर गया. ठीक है जी, रेजिडेंट है ये. एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी मतलब रेजिडेंट है. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन.
अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक करो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब पहली कंडीशन ये है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में जो उसका स्टे है वो 730 डेज़ होना चाहिए मिला के। तो 2019 और 2020 से जो पिछले 7 साल हैं उसका तो डाटा ही नहीं दिया हुआ हमें। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि भाई वो 15 मई 2019 में लीव किया है ना, उसने लेफ़्ट किया है इंडिया लंदन के लिए हायर स्टडीज़ के लिए। 15 मई 2019 को उसने लीव किया है। तो ना तो इसने ये लिखा हुआ क्वेश्चन में कि वो फर्स्ट टाइम लीव लेफ़्ट कर रहा है इंडिया, और ना ये लिखा हुआ कि भी 15 मई 2019 से पहले वो इंडिया में ही था। तो हमें नहीं पता है ना, तो वो पहली कंडीशन नहीं हो रही सेटिस्फाई, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों का डाटा ही नहीं है हमारे पास, तो भाई ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। पर ये रेजिडेंट तो है ना। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है तो इसका मतलब रेजिडेंट तो है, क्योंकि रेजिडेंट की कंडीशन तो सेटिस्फाई करके आ रहा है ये। तो लिख दो कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है क्योंकि ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ रेजिडेंट है। बस क्वेश्चन ख़त्म। तो ये थी आपकी एक पूरी टाइप रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी की। अब दूसरी टाइप पे चलते हैं। वो इतनी मतलब वो अलग है इससे थोड़ी, ठीक है। स्टार्ट कराती हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको समझाऊंगी, जैसे मैंने इसमें रेजिडेंट की कंडीशन बताई फिर क्वेश्चन कराया, वैसे ही मैं वो जो नेक्स्ट टाइप है पहले आपको चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगी और फिर उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप में ये चार्ट है हमारे पास। चार्ट में मैं पहले आपको बता रही हूँ कि कौन सा कॉलम क्या डिफ़ाइन कर रहा है। देखो पहले कॉलम में है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम, अलग अलग तरह की इनकम बताई हुई है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन है ये एक तरह से पहले कॉलम में। फिर जो ये 3 कॉलम है, अगले 3 कॉलम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस बता रहे हैं ये। पहला है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब कि पहले कॉलम में रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में जो वो इंडिविजुअल होगा, जो बंदा होगा, वो रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होगा। फिर सेकंड कॉलम में बोला गया है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है पर वो रेजिडेंट तो है ना। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही पर वो रेजिडेंट तो है। फिर तीसरा कॉलम नॉन रेजिडेंट का, वो रेजिडेंट ही नहीं है। पहला कॉलम में अलग अलग तरह की इनकम्स आएंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ये 3 कॉलम है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस बताए गए हैं, उसमें पहला कॉलम रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पहले कॉलम में मतलब रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है वो। फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है पर रेजिडेंट है। फिर लास्ट वाला नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट ही नहीं है वो। तो इसको ना याद करना है साथ के साथ। अगर ये याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होएंगे, अगर याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज़ immaterial whether it is earned in India or in a foreign country. Income received or deemed to be received in India, इनकम इंडिया में रिसीव हुई या होनी है। It is immaterial whether it is earned in India or in a foreign country. ये immaterial है, मतलब कि इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई वो इंडिया में कमाई गई हो या बाहर कमाई गई हो। बस जो रिसीव की है, रिसीव जो उसका होना है इनकम का या फिर जो होनी है रिसीव, वो इंडिया में होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो जो इनकम है वो तीनों जगह टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी,
नॉन रेजिडेंट के केस में भी। इस टाइप में तो बस यही है, आपको ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम है ना, ये जो मैं समझा रही हूँ, ये चीज़ याद करनी है। और ये चीज़ याद करनी है कि कहाँ कहाँ किस किस कॉलम में टैक्सेबल है। बस आपने क्वेश्चन में यही चीज़ करनी है और कुछ भी नहीं करना। इनकम उठा के कॉलम्स में जिसमें टैक्सेबल होगी चार्ट में, जो मैं अभी आपको कराऊंगी, वहाँ आपने वो इनकम टैक्सेबल कर देनी है। जहाँ जहाँ नहीं टैक्सेबल होगी वहाँ पे नील आ जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है उसमें तो भाई सिंपल सा ये बोला गया है कि जो इनकम है बस वो इंडिया में रिसीव होनी चाहिए, कमाई जहाँ मर्जी गई हो, चाहे इंडिया में कमाई गई हो या फिर बाहर किसी कंट्री में कमाई गई हो, पर अगर वो इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो तीनों जगह टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी। मेन जो है वो रिसीव्ड इंडिया में होनी चाहिए, तभी तीनों जगह टैक्सेबल होगी। सेकंड पॉइंट, इनकम अर्नड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड पेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो इनकम है वो इंडिया में अर्न की गई हो, इंडिया में कमाई गई हो, चाहे रिसीव्ड या फिर पेड इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, इट इज़ इमैटेरियल। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो इनकम अर्न की गई है वो इंडिया में की जानी चाहिए, चाहे रिसीव जहाँ मर्जी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, तो वो टैक्सेबल तीनों जगह होगी। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, नॉन रेजिडेंट के केस में भी। पहले पॉइंट में था कि भी इनकम रिसीव्ड इंडिया में की गई हो, कमाई जहाँ मर्जी जाए, तो तीनों जगह टैक्सेबल। दूसरे पॉइंट में उससे वाइसा वर्सा है, उससे उल्टा है, इनकम कमाई इंडिया में गई हो, रिसीव जहाँ मर्जी हो, उस इनकम जो कमाई गई है उसकी जो पेमेंट है वो जहाँ मर्जी की गई हो, चाहे आउटसाइड इंडिया हो चाहे इंडिया हो, पर वो तीनों जगह टैक्सेबल होगी। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में अगर बंदा इंडिया में जो स्टेट्स है, अगर उन स्टेट्स में इनकम रिसीव कर रहा है और अगर अर्न बाहर कर रहा है तो तीनों जगह टैक्सेबल। और सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर वो इंडिया में अर्न कर रहा है पर रिसीव्ड बाहर कर रहा है, उसको इनकम वो मिल बाहर रही है, चाहे इंडिया में मिल रही हो चाहे बाहर मिल रही हो, कोई मतलब नहीं है, बस इंडिया में कमाई गई हो तो भी वो तीनों जगह टैक्सेबल। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि भाई जो इनकम है अर्न भी और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया की गई है। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। हाँ ये है, देखो इनकम जो अर्न की जा रही है और जो रिसीव की जा रही है, दोनों जो चीज़ें हैं रिसीव्ड और अर्नड, वो आउटसाइड इंडिया बाहर हो रहा है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। वो इनकम जो कमाई जा रही है और जो रिसीव की जा रही है वो बिज़नेस से की जा रही है, पर जो उसका जो कंट्रोल्ड है ना, कंट्रोल है जो उस बिज़नेस का या जो सेटअप है वो इंडिया से हो रहा है। मतलब कि इंडिया में बैठ के वो बाहर जो बिज़नेस है, बाहर किसी कंट्री में जो बिज़नेस है वो कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया में बैठ के, पर जो अर्निंग है और जो पेमेंट है इनकम की अर्नड एंड रिसीव्ड वो आउटसाइड इंडिया हो रही है बेशक, तो वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल, फिर दूसरे कॉलम में टैक्सेबल, फिर नॉन रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल। पहले पॉइंट में क्या था, इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, कमाई जहाँ मर्जी जाए, तीनों जगह टैक्सेबल। दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इनकम कमाई इंडिया में जा रही है, रिसीव जहाँ मर्जी हो, ये कोई मतलब नहीं है, जहाँ मर्जी रिसीव हो, बस अर्निंग उसकी इंडिया में हो रही है तो भी तीनों जगह टैक्सेबल। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कमाई भी बाहर जा रही है, रिसीव भी बाहर की जा रही है,
पर बिजनेस के थ्रू की जा रही है, और जो वो बिजनेस का जो सेटअप है या फिर जो उसका जो कंट्रोल है वो इंडिया में जो बंदा बैठा है उसके पास है। इंडिया से मतलब वो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है। तो वो सिर्फ पहले 2 कॉलम है उसमें टैक्सेबल होगा, जो तीसरा है उसमें नहीं होगा। और इसमें ये जो लाइन बोली गई है तीसरे पॉइंट में ही लास्ट में, इनकम में और मे नॉट बी रिमिटेड टू इंडिया, तो इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। रिमिटेड का मतलब मैं आपको बताऊंगी, पर इस पॉइंट में नहीं बताऊंगी, लास्ट पॉइंट में बताऊंगी रिमिटेंस का मतलब क्या होता है। रिमिटेंस हो गया, रिमिटेड हो गया, एक ही बात है। अभी चौथे पॉइंट पे आ जाओ। इनकम अर्नड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। चौथे पॉइंट में ये कह रहा है कि इनकम अर्न भी बाहर की जा रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, और बिजनेस से हो रही है, और जो उसका कंट्रोल है वो भी इंडिया से नहीं हो रहा, बाहर से ही हो रहा है। इनकम अर्नड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। बाहर ही बिजनेस है, बाहर ही इनकम अर्न की जा रही है, बाहर ही रिसीव्ड की जा रही है इनकम, और जो उसका कंट्रोल है वो भी बाहर से ही हो रहा है। तो उस केस में जो आपका ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। लास्ट के जो 2 कॉलम है उसमें जो ये इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसको आपने साथ के साथ याद करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं शुरू से एक बारी फर्स्ट पॉइंट से 4th पॉइंट तक कर रही हूँ, सो डैट रिवीजन हो जाए आपको और साथ के साथ याद हो जाए। पहला है इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो रही है, कमाई जहाँ मर्जी जाए, तीनों जगह टैक्सेबल। इनकम कमाई अगर इंडिया में जा रही है पर रिसीव्ड जहाँ मर्जी हो, फिर भी तीनों जगह टैक्सेबल। तीसरा क्या है, बिजनेस से इनकम कमाई जा रही है और रिसीव भी की जा रही है पर बाहर की जा रही है। बिजनेस से इनकम अर्न और रिसीव्ड बाहर की जा रही है, पर जो उसका सेटअप है ना बिजनेस का, वो इंडिया से हो रहा है। तो 2 कॉलम में टैक्सेबल होगी, पहले 2 कॉलम में, और लास्ट में नहीं होगी। फिर चौथा पॉइंट है बिजनेस से इनकम, बिजनेस है, बिजनेस से इनकम अर्न की जा रही है, बाहर करी जा रही है, अर्निंग भी बाहर हो रही है, पेमेंट भी बाहर हो रही है इनकम की, मतलब रिसीव्ड भी बाहर हो रही है, और बिजनेस से हो रही है, और जो उसका कंट्रोल है वो भी बाहर से हो रहा है, बाहर से ही हो रहा है, इंडिया से नहीं हो रहा। तो सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम में टैक्सेबल होगी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। जो लास्ट के 2 कॉलम है वहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। 5वां पॉइंट, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। कह रहा है कि इनकम अर्न भी की जा रही है और रिसीव भी की जा रही है, पर बाहर की जा रही है, इंडिया में नहीं हो रही। रिसीव और अर्निंग बाहर हो रही है। फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी भी अदर सोर्स से, और वो अदर सोर्स कुछ भी हो सकता है। अदर सोर्स यानी कि ज़रूरी थोड़ी ना है कोई इंडिविजुअल, कोई बंदा सिर्फ नौकरी करता हो, क्या पता वो हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाता हो, और क्या पता वो जुआ खेलता हो, लॉटरी, या फिर प्रॉपर्टी है उसकी, वहाँ से उसको इनकम हो रही है। तो ये अदर सोर्सेज में आते हैं हमारे। तो कह रहे हैं कि इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अर्निंग भी बाहर, पेमेंट भी बाहर, मतलब कि रिसीव्ड भी बाहर हो रही है। फ्रॉम एनी अदर सोर्स, अब मैंने अदर सोर्स आपको बता दिया, एग्जांपल दे दिया, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आती है। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट इनकम अंडर पॉइंट 3, मतलब कि ये जो इनकम दी हुई है तीसरे पॉइंट में, अब इसमें तीसरे पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम अर्न भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, बिजनेस से हो रही है, पर जो उसका कंट्रोल है वो इंडिया में है। तो ये जो इनकम है ना, ये जो मैंने अभी बोली,
बिजनेस से हो रही है जो, और उसका जो सेटअप है वो इंडिया से है, इस इनकम को छोड़ के जो कोई अदर इनकम है अदर सोर्सेज से, वो उसकी बात हो रही है 5वें पॉइंट में। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले कॉलम में टैक्सेबल, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल, बाकी जो लास्ट वाले 2 कॉलम है उसमें टैक्सेबल नहीं होगी। अब आओ छठे पॉइंट पे, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चन एंड इफ द सेम इज रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब ये कोई बंदा है, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस पॉइंट का मतलब बता रही हूँ आपको, ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रही मैं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू मतलब बता रही हूँ। कोई इंडिया में इंडिविजुअल है, कोई बंदा है, वो बाहर अमेरिका गया है, वहीं पे रह रहा है, ठीक है, सेटअप उसका वहीं पे है, वहीं पे रह रहा है, वहीं पे अर्निंग कर रहा है और वहीं पे रिसीव कर रहा है, कमाई भी वहीं पे, रिसीव भी वहीं पे की। पर वो अगर उसमें से कुछ अमाउंट, अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट अपने घर वालों को, जो कि इंडिया में है, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स लगा लो, वो इंडिया में है, वो बाहर सेटअप है, उसके पेरेंट्स इंडिया में है, अगर उनको थोड़ी बहुत इनकम भेज रहा है, तो जो वो इनकम वो इंडिया भेज रहा है उसको बोलेंगे रिमिटेड, रिमिटेंस उसको बोलते हैं, रिमिटेंस। तो वो टैक्सेबल थोड़ी होगी, वो थोड़ी टैक्सेबल होएगी, ऑब्वियसली बात है। जो उसने कमाई और जो वहीं पे रिसीव किया, अमेरिका में जो रह रहा है, सेटअप है जो वहाँ पे, तो वो उसका टैक्स दे चुका है ना गवर्नमेंट को, अमेरिका की गवर्नमेंट को। अब वो इंडिया में अगर वो अपने पेरेंट्स को भेज रहा है वो इनकम यूज़ करने के लिए, खर्चा पानी के लिए, खर्चा पानी भेज रहा है अपने पेरेंट्स को, तो वो फिर वो इनकम इंडिया गवर्नमेंट को टैक्सेबल थोड़ी होगी, वो उस पर तो पहले ही टैक्स लग गया, तो उसको बोलते हैं रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो वो तो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होएगी, सोचने वाली बात है। तो तीनों में से किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं है, नॉट। आई होप कि आपको ये चार्ट 40-50% याद हो गया होगा। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली है, बहुत बारी मैंने पॉइंट रिपीट कर दिए। बस मोटा मोटा ये याद रखो कि अगर क्वेश्चन में पॉइंट में ये आ गया कि इनकम इंडिया में रिसीव की जा रही है, फिर चाहे वो कमाई जहाँ मर्जी जा रही हो, तीनों जगह टैक्सेबल होएगी। या फिर वो इनकम इंडिया में कमाई जा रही है, रिसीव चाहे जहाँ मर्जी हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जहाँ मर्जी हो, कोई मतलब नहीं है। अगर अर्निंग इंडिया में हो रही है तब भी तीनों जगह टैक्सेबल। अगर इनकम अर्न भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर की जा रही है और बिजनेस से हो रही है, पर उस बिजनेस का जो कंट्रोल है वो इंडिया से है, तो सिर्फ पहले 2 कॉलम में टैक्सेबल होगी, लास्ट में नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर इनकम अर्न भी बाहर की जा रही है, रिसीव भी बाहर की जा रही है, पर जो उसका कंट्रोल है वो भी बाहर से ही है, इंडिया से नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह टैक्सेबल होएगी, पहले कॉलम में, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में, और किसी कॉलम, और जो लास्ट 2 कॉलम है ना उसमें टैक्सेबल नहीं होएगी। अब इनकम अगर अर्न भी बाहर की जा रही है, रिसीव भी बाहर की जा रही है, पर किसी दूसरे सोर्स से की जा रही है, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ पहले कॉलम में टैक्सेबल होएगी, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में, लास्ट 2 कॉलम में टैक्सेबल नहीं होगी। और जो लास्ट पॉइंट बचा, अर्न की जा रही है, रिसीव भी की जा रही है, पर बाहर की जा रही है, बाहर ही अर्निंग हो रही है, बाहर ही पेमेंट हो रही है इनकम की, पर वो रिमिटेड कर रहा है इंडिया में वो इनकम भेज रहा है, किसी को भी भेज सकता है, अपने घर वालों को ही भेजेगा, तो वो थोड़ी टैक्सेबल होएगी। उसका टैक्स तो उसने दे दिया पहले उसको, गवर्नमेंट को, जहाँ पे जिस जगह पे जिस कंट्री पे
कंट्री में उसने वो इनकम कमाई है और जहाँ पे रिसीव की है उसको टैक्स दे दिया पहले। अब वो अपने घर वालों को भेजेगा तो वो उस पर दोबारा टैक्स थोड़ी लेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो ये आपका चार्ट था। वीडियो को पॉज करके इसको दिमाग में बिठा लो। मैं आगे क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। Which of the following incomes are taxable when the residential status of Mr. Mukesh is resident, not ordinary resident, non-resident? तो इसमें आप जब सॉल्यूशन में देखोगे ना, सॉल्यूशन में इन्होंने जो पहला कॉलम है ना उसमें सिर्फ रेजिडेंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आएगा जैसे कि चार्ट में लिखा हुआ है। तो पहला कॉलम होता है, पहले कॉलम में वो बंदा जो क्वेश्चन में है कौन सा बंदा है, मुकेश। पहले कॉलम में वो रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। दूसरे कॉलम में NOR जो लिखा हुआ है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब कि दूसरे कॉलम में वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है पर वो रेजिडेंट तो है। तीसरे कॉलम में वो नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट ही नहीं है वो, ठीक है। तो पहले कॉलम में रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी आएगा। इसमें लिखा नहीं हुआ पर आएगा, आपने लिखना है पेपर में, ऐसे ही लिखना, ठीक है। अब पहला पॉइंट कह रहा है इनकम एक्रूड इन कनाडा बट रिसीव्ड इन इंडिया। एक्रूड मतलब कि वही एक्रूड मतलब कि अर्न करना, एक्रू मतलब पैदा करना, मतलब वही अर्निंग कनाडा में हो रही है पर इंडिया में रिसीव की जा रही है इनकम। तो अगर इंडिया में रिसीव होगी, एक्रू जहाँ मर्जी हो, अर्निंग जहाँ मर्जी हो, तो वो तीनों जगह टैक्सेबल होएगी। तो ये जो आपका 2000 है वो तीनों कॉलम में टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल 2000 2000 2000। साथ के साथ आप सोल्यूशन देखते जाना, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। सेकंड पॉइंट देखो, ₹5000, बस इसमें यही चीज़ करनी है आपने, डायरेक्ट इनकम उठा के कॉलम में लिखनी है, जहाँ जहाँ टैक्सेबल है, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे खाली छोड़ देना है, नील। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है ना अच्छे से, अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करके टेबल याद कर लो, फिर आना क्वेश्चन पे। सेकंड पॉइंट है ₹5000 वर अर्नड इन अफ्रीका एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रॉट टू इंडिया। हाँ, इसमें एक बारी चार्ट पे आओ दोबारा। इसमें छठे पॉइंट में मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है। जो सिक्स्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया बिल्कुल सही बताया, इसमें थोड़ा सा एडिशन और करूँगी मैं। सिक्स्थ पॉइंट में क्या बोला गया, वो जो मैंने बताया वो भी बिल्कुल सही है। साथ के साथ ये चीज़ और नोट कर लो कि देखो इसमें बोला गया इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बाहर ही अर्निंग हो रही है, बाहर ही रिसीव्ड हो रही है, पेमेंट भी बाहर ही हो रही है। इन द ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चन में मतलब कि जो अर्निंग और रिसीव्ड हो रही है इनकम वो प्रीवियस ईयर में हो रही है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों की इनकम की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का करते हैं। मतलब कि जो इनकम आपने 2019-2020 में कमाई है वो इनकम 2020-2021 में जाके टैक्सेबल होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनकम थी वो आपने कमाई 2015 और 2016, जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर है 2015 to 2016 में अगर आपने कोई इनकम अर्न की और उस पे ना आपने टैक्स नहीं दिया, मतलब कि वो अनटैक्स्ड रह गई, वो टैक्सेबल आपने पे नहीं किया। 15-16 वाला जो ईयर है ना उस पे जो आप टैक्स है वो नहीं पे किया। और मान लो अभी चल रहा है 2021, मान के लो चल ही रहा है 2021, तो वो जो आपकी वो जो पहले वाली इनकम है ना वो 2021 में टैक्सेबल नहीं होएगी, पास्ट की इनकम टैक्सेबल नहीं होती। बस जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की इनकम होएगी, मतलब कि जो 2019 और 2020 की इनकम होएगी
वो ही इनकम, सिर्फ और सिर्फ इकलौती वो ही इनकम, उसी ईयर की इनकम 2021 में टैक्सेबल होएगी। तो छठा पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रीवियस ईयर की कोई इनकम है जो कि अर्न भी बाहर हुई है और रिसीव भी बाहर की गई है, वो इनकम अगर इंडिया में रिमिट की गई है, रिमिटेड हुई है करंट प्रीवियस ईयर में, तो वो किसी भी जगह टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब कि अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने 2015 उसने पता है क्या किया, साल बता रही हूँ मैं, 2015 to 2016, 15-16, 16-17, 17-18 कि ये जो इनकम है ना, ये जो इन सालों की इनकम है, इस पे टैक्स नहीं पे किया उसने अमेरिका में। और वो ना उस इनकम को फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ले आया, रिमिटेड इंडिया में कर दी उसने, इंडिया में रिमिट कर दी, इंडिया ले आया, ब्रॉट इनटू इंडिया। तो वो मान लो जब वो इंडिया में आया तो 2021 चल रहा है साल, फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021, तो उसकी जो पास्ट की इनकम है ना, वो टैक्सेबल नहीं होएगी यहाँ पे, वो एग्जम्प्टेड मानी जाती है। हाँ, बस ये बताना था मैंने आपको। अब आओ सेकंड पॉइंट पे। ₹5,000 वर अर्न इन अफ्रीका एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रॉट टू इंडिया। तो 5,000 अफ्रीका में कमाए और रिसीव भी वहीं पे किए। तो ये अब हमारा जो ये बनता है, ये इनकम है हमारी, चार्ट में से बता रही हूँ। फिफ्थ, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बाहर ही अर्निंग हो रही है, बाहर ही रिसीव की जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह टैक्सेबल होएगी, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में, पहले कॉलम में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि कौन सी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होएगी। फिर तीसरा पॉइंट, ₹5,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। अब बस आपने ये एक पॉइंट, ये चीज़ पकड़ ले कि भी अर्निंग इंडिया में हो रही है, तो मतलब तीनों जगह टैक्सेबल कर दो 5,000 को, रिसीव चाहे जहाँ मर्जी हो रहा हो। ये है हमारा चार्ट में अर्निंग हो रही है ना इंडिया में। सेकंड वाला पॉइंट है ये, इनकम अर्नड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड पेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। चाहे रिसीव्ड इंडिया में हो रही हो या आउटसाइड इंडिया हो रही हो, पर अर्निंग इंडिया में होनी चाहिए, तो तीनों जगह टैक्सेबल। तो 5,000 तीनों जगह आएगा। ये देखो इन्होंने सॉल्यूशन में तीसरी जगह सेकंड पॉइंट में जो ये लिखा हुआ है ना, सेकंड पॉइंट में सेकंड वाली लाइन लिखी हुई है, इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा, तीनों जगह टैक्सेबल किया हुआ है। फिर क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट देखो, ₹10,000 earned and received in Sri Lanka from a business controlled from India। 10,000 अर्न भी श्रीलंका में हो रहे हैं, अर्निंग भी श्रीलंका में की जा रही है और रिसीव्ड भी श्रीलंका में ही हो रहे हैं, बिजनेस से हो रहे हैं, पर जो उसका सेटअप है और कंट्रोल है वो इंडिया से हो रहा है। तो ये कौन सा है चार्ट में, तीसरा। हाँ जी, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया। हाँ, इन इंडिया। तो ये तीसरा है, दो जगह टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम श्रीलंका 2,000। हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस में आता है आपका, तो ये फिफ्थ बना आपका चार्ट में, फिफ्थ टाइप की इनकम हुई है, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स।
तो ये लाइन थी हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम श्रीलंका। अर्निंग भी बाहर हो रही है और रिसीव भी बाहर की जा रही है। हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज में आता है हाउस प्रॉपर्टी 2000, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होएगा। बाकी जो लास्ट वाले 2 कॉलम है उसमें नील नील जाएगा आपका। फिर 6th पॉइंट है ₹4000 was passed untaxed foreign income which was brought to India during the previous year। कह रहा है कि 4000 पिछले सालों की अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम थी जो कि इंडिया लाई गई। कब लाई गई? प्रीवियस ईयर में, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो वो टैक्सेबल ही नहीं होगी, वो एग्जम्प्टेड होती है। मैंने बताया ना आपको अभी, ये चीज़ है ना, याद रखनी है। अनटैक्स्ड जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड होती है, किसी भी साल में टैक्सेबल नहीं होगी वो। तो तीनों कॉलम में आपका नील जाएगा। फिर 7th पॉइंट प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम ए बिजनेस इन कानपुर ₹10,000। प्रॉफिट अर्न किया गया बिजनेस से कानपुर, इंडिया में है कानपुर, तो ये अर्निंग कानपुर में हुई है, मतलब कि इंडिया में हुई है अर्निंग 10,000। तो तीनों जगह टैक्सेबल हो जाएगा। अर्निंग इंडिया में हो रही है, बस ये चीज़ देखनी है आपने मेन। तो 10,000 10,000 10,000 तीनों कॉलम में। फिर आपने क्या करना है, इनका टोटल कर देना है इनकम का। कॉलम्स ये जो दिए हुए हैं टोटल करो, लाइन मारो, क्वेश्चन ख़त्म। तो अभी मैं आपको, मतलब कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको 3-4 पॉइंट बस ऐसे करा रही हूँ कि जिन पॉइंटों में आप अटक सकते हो। मेरे पास 6-7 इलस्ट्रेशन है, मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं अलग अलग पॉइंट। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें कितने पॉइंट थे? 7 पॉइंट थे, है ना। तो मैंने ऐसे ही अलग अलग इलस्ट्रेशन के जो मुश्किल पॉइंट है, जिनमें कि आप अटकोगे ही अटकोगे, आपको कन्फ्यूज़न होगी ही होगी कि इसमें ये यहाँ पे टैक्सेबल क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, तो वो चीज़ मैंने अपनी बुक में मार्क की हुई है। तो मैं आपको वो बोल बोल के करा रही हूँ, डिक्टेट करा रही हूँ। आप या तो सुन लो, समझ लो, या अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, अलग से। बस 3-4 ही पॉइंट है, यही करा रही हूँ मैं आपको। सारे इलस्ट्रेशन एनालाइज करने के बाद मैंने ये छांटे हैं पॉइंट जिनमें आप अटक सकते हो। उसके बाद फिर आपका पूरा चैप्टर ख़त्म। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका। कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है इंडिया में, पर जो उसकी रिसीव्ड की जा रही है इनकम, पेमेंट हो रही है, वो अमेरिका में हो रही है। तो हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज है, तो उस हिसाब से चार्ट में देखो 5वां केस बनेगा और उस हिसाब से एक जगह टैक्सेबल होनी चाहिए, लास्ट जो 2 कॉलम है उसमें टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम, देखो 5वां पॉइंट ये कहता है कि इनकम अर्न भी बाहर की गई है और रिसीव भी बाहर ही हुई है। पर इस पॉइंट में ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है, मतलब कि जो पैदा हो रही है, एक्रू हो रही है, अर्न हो रही है, वो इंडिया में हो रही है। और आपको पता है कि अगर अर्निंग इंडिया में हो जाए तो वो तीनों जगह आता है फिर। तो ये जो इनकम है, मैं अमाउंट नहीं बता रही आपको, कंफ्यूज हो जाओगे आप, बस वो सेंटेंस है उसका मतलब बता रही हूँ और ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ टैक्सेबल होएगा, ठीक है, ये समझ लो बस। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका, तो इंडिया में एक्रू हो रही है इनकम, अर्निंग इंडिया में हो रही है। तो ये तीनों जगह आएगा आपका, तीनों कॉलम में, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी, तीनों जगह टैक्सेबल होएगी आपकी ये इनकम।
फिर अगला पॉइंट नोट करो, चाहे जो चैट लैंग्वेज होती है ना व्हाट्सएप पे जो यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज में चाहे आप अपने बुक में या कॉपी में नोट डाउन कर लो। डिविडेंड किसी भी तरह के डिविडेंड दिया हो, बाहर का फॉरेन कंट्री का दिया हो, इंडिया का दिया हो, या अकेला डिविडेंड लिखा हो, तो वो एग्जम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 में ये जो डिविडेंड है ये एग्जम्प्टेड होता है। तो तीनों जगह नील नील नील। आप अपनी बुक में जो इलस्ट्रेशन है उसमें देख भी लेना, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी या फिर डिविडेंड दिया हुआ है अकेला, तो वो आपका एग्जम्प्टेड जाएगा, किसी में भी नहीं टैक्सेबल होगा वो। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, ये भी एग्जम्प्टेड होता है, कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा, किसी भी कॉलम में नहीं होगा टैक्सेबल। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस बता रही हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा। आप चाहे लिख लो इस सेंटेंस को, फिर इसको मेरे साथ समझ लो, और अगर सुनने की पावर आपकी तेज़ है तो रहने दो लिखने को। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा एंड रिसीव्ड इन यूएसए। क्या कह रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा, मतलब कि प्रॉपर्टी से जो इनकम एक्रू हुई है, जनरेट हुई है, अर्न की गई है, जो वो कनाडा में हुई है, पर रिसीव्ड किसी और कंट्री में हो रही है, यूएसए में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा एंड रिसीव्ड इन यूएसए, दो अलग अलग कंट्री हैं। और आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, हाँ फिफ्थ पॉइंट, वो ये कहता है कि इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। इनकम अर्निंग भी बाहर की गई है और रिसीव मतलब पेमेंट भी बाहर की गई है किसी भी अदर सोर्स से, तो एक जगह टैक्सेबल होएगी, बाकी जो लास्ट दो कॉलम है वहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसमें आपको क्या लेना देना, चाहे एक कंट्री हो चाहे वो 3 कंट्रियों में डील कर रहा हो, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया नहीं आना चाहिए। इंडिया नहीं आया ना, देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा एंड रिसीव्ड इन यूएसए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा एंड रिसीव्ड इन यूएसए, बाहर ही अर्न हो रही है, इंडिया से बाहर ही अर्न हो रही है। बस मेन चीज़ ये है आउटसाइड इंडिया, चाहे 2 अलग अलग कंट्री क्यों ना हो, जैसे कि इसमें है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा, अर्निंग कनाडा में हो रही है, रिसीव्ड इन यूएसए, तो वही है, एक जगह टैक्सेबल होएगी, जैसे कि चार्ट में है, जो लास्ट के 2 कॉलम है वहाँ पे नील और नील जाएगा आपका। बस ये थे आपके मेन पॉइंट जिनमें आप अटक सकते थे। एक आधा अगर पॉइंट और निकल के आ जाता है तो इलस्ट्रेशंस अपनी चेक कर लेना, किसी भी पॉइंट में अटको ना। अगर आप बैक क्वेश्चंस के हाथ मत लगाया करो, पहले इलस्ट्रेशन जितनी दी हुई है ना उस चैप्टर में, वो सारी इलस्ट्रेशन निकाल के देखा करो। आपको इलस्ट्रेशंस आती नहीं होती, जहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे से दिया हुआ है, जहाँ पे आप ये देख भी सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होएगा, है ना, जहाँ पे आपको हिंट भी दी हुई है, उसको आप हाथ नहीं लगाते, बैक क्वेश्चंस को छेड़ते हो। पहले इलस्ट्रेशन अगर सारी हो जाए ना तो बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, सो डैट की कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ निकल रहे हैं। पहले इलस्ट्रेशन करो, और किसी में अटको तो किसी पॉइंट में अटको तो उस पॉइंट को हर एक इलस्ट्रेशन में ढूंढो कि सारे इलस्ट्रेशन में सारी जगह इसको ऐसे ही ट्रीट किया हुआ है या फिर इसका कुछ और प्रोसीजर है। तो ये भी एक तरीका होता है डाउट वो निकालने का, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि आपको अच्छे से आ जाए समझ और क्वेश्चंस आपके निकल जाएं। इसके बाद अगर कोई डाउट वगैरह बचता है जो मैंने समझाया उसमें से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। होप दिस हेल्प्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।